स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। इसके पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां। तो जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में जब कमियां निकल गया तो उनका जो परमाणु था वह असफल हो गया। इसके बाद से कौन से परमाणु आया? तो बोर का परमाणु मॉडल आया। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है? तो सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करते हुए परमाणु मॉडल बनाया। मतलब बोर का जो परमाणु मॉडल है वह क्या है? नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उस कमियां को दूर करते हुए एक मॉडल तैयार किए। इस मॉडल को ही क्या कहेंगे? बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। कितना आसान है। किस सन में बनाए थे परमाणु मॉडल? तो 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में जो दोष था उस दोष को दूर करते हुए इन्होंने एक परमाणु मॉडल बनाए और जिसे इनका नाम रखा गया बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब बोर ने क्या क्या बात बताए थे अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि इस मॉडल के अनुसार, मतलब बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या कहे थे। तो इन्होंने पहला बात बताए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा, स्थिर कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। बोर ने पहली बात बताए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर जो है स्थिर कक्षाओं में गति करते हैं। यह बात जो है रदरफोर्ड भी बताए थे, मगर यह कहे थे रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और यह क्या कहे हैं कि स्थिर कक्षाओं में, ध्यान देंगे, स्थिर कक्षाओं में गति करते हैं। और रदरफोर्ड ने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे और अंत में जाकर के किस में गिर जाएंगे? नाभिक में गिर जाएंगे। इनका ऊर्जा जो समाप्त होता जाएगा, उनकी दूरी कम होती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। अब इस असफल के दोषों को दूर किए किसने? बोर ने किए। तो बोर ने क्या बताए थे कि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात किसने बताए थे? नील्स बोहर ने बताए थे कि जो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। तो यहाँ नोट कर सकते हैं दूसरा पॉइंट, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। और जबकि रदरफोर्ड ने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जो किसमें इलेक्ट्रॉन जो है किसमें गिर जाएंगे? नाभिक में गिर जाएंगे। ये पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे। तो इस दोष को क्या हुआ? दूर कर दिए और दूर करके उन्होंने बताए कि गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी ऊर्जा का जो है उत्सर्जन नहीं होता है। और इनको तीसरा पॉइंट को ध्यान देंगे कि इन स्थिर कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इन्होंने एक सूत्र बनाए थे जिसकी वजह से इस सूत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और गणना किया जा सकता है। मतलब वृत्तीय पथ की कितनी त्रिज्याएं हैं ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो इन्होंने क्या बताया? इन स्थिर कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वह h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात इन्होंने सूत्र दिए mvr बराबर nh बटा क्या है? 2 पाई है। अब इस सूत्र की सहायता से क्या क्या गणना कर सकते हैं? द्रव्यमान का, वेग का, त्रिज्या का। मतलब mvr मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग, r का मतलब त्रिज्या, गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनका नाम नोट कर लेंगे। जहाँ यम का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। भी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। आर का नाम क्या है? तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। यस का क्या नाम है? तो प्लांक नियतांक है।
प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो प्लांक नियतांक का मान नोट कर लेंगे 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। याद रखिएगा ये सेकेंड ईयर मतलब क्लास 12 में भी इसका प्रयोग है। एच बराबर क्या मान होता है, 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। एन का नाम क्या है, तो मुख्य क्वांटम संख्या है। तो यह जो मान आपको बताया गया, जितना नाम है, इस नाम को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इनके नियम को 2 बार पढ़िए, आपको नियम निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अब चौथा बात इन्होंने क्या बताए थे, तो इनकी बातों को ध्यान से जब सुनेंगे क्या बताए थे तो इस नियम को, तो आप सभी विद्यार्थी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो चौथा बात बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है, मतलब उच्च से निम्न में जब कूदता है तो ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। ये बात किसने बताए थे, तो नील्स बोर ने बताए थे कि जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा क्या होता है, अवशोषित करता है। तो कितना आसान यह नियम है, बस 2 बार पढ़ लीजिए, आपको यह नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। अब इन्होंने एक सूत्र बनाए, यदि कक्षा की ऊर्जा, अगर पहली कक्षा की ऊर्जा E1 मान लें और दूसरी कक्षा का ऊर्जा E2 मान लें, तो यहाँ E1 और E2 से प्रदर्शित किया जाए तो ऊर्जा स्तर E2 से E1 में जाने में उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति गामा, इसको गामा कहते हैं, आवृत्ति गामा है। तो अब यहाँ पर आवृत्ति अगर गामा है तो सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे डेल E बराबर होता है E2 माइनस E1 होता है। अब डेल E का नाम क्या है, तो ऊर्जा में उत्सर्जन है, तो यहाँ पर ऊर्जा में जो उत्सर्जन डेल E जो लिखा गया, इसका सूत्र क्या होता है, तो यह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे और क्लास 11 में भी पढ़ेंगे फिजिक्स में कि डेल E बराबर होता है एच गामा। याद रखेंगे, एच का नाम प्लांक नियतांक और गामा का नाम क्या है, आवृत्ति है। तो अब यहाँ डेल E के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एच गामा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ डेल E को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, एच गामा बराबर E2 माइनस E1। यहाँ से इसको नीचे को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ किसको रोक लेंगे, गामा को रोक लेंगे और एच को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो E2 माइनस E1 बट्टा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एच का क्या नाम है, तो प्लांक नियतांक है। E2 का नाम क्या है, तो दूसरी क्लास की ऊर्जा है। E1 का नाम है पहली क्लास की ऊर्जा है। गामा का नाम क्या है, आवृत्ति है। तो इस समीकरण को बोर का आवृत्ति नियम कहा जाता है। जो यह समीकरण बना है, इस समीकरण को क्या कहेंगे, बोर का आवृत्ति नियम कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यह सूत्र कैसे बना। डेल ई बराबर E2 माइनस E1 होता है और डेल ई के जगह पे एच गामा रखेंगे और गामा बराबर एच को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो इस समीकरण को बोर का आवृत्ति नियम कहा जाता है। अब इनके मॉडल में क्या कमियां मिल गया जिसकी वजह से यह असफल हो गए, तो इनके मॉडल में कमियां क्या थी, तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल में कमियां, इनका मॉडल में कमियां क्या थी। पहला आप ध्यान देंगे कि बोर का परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो निम्न है। पहला जो इनका कमियां था, इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकती है। मतलब इस मॉडल के द्वारा जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के परमाणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसका व्याख्या किया जा सकता है। दो जो है इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो है बोर का परमाणु क्या हो गया, असफल हो गया। तो पहला समझ में आ गया होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम का ही व्याख्या किया जा सकता है। अब इनका दूसरा जो है, इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मतलब जो इसके स्पेक्ट्रम जो रेखाएं होते हैं उसकी तीव्रता के बारे में इन्होंने कोई जब जानकारी नहीं दी, इसलिए इनका जो परमाणु मॉडल था वह क्या हो गया, असफल हो गया। तो दो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनका मॉडल में क्या कमियां थीं। अब तीसरा जो इनका कमियां क्या हैं, तो इस मॉडल द्वारा
स्पेक्ट्रम की रेखाओं पर चुंबकीय प्रभाव, इसको कहते हैं जीमेन प्रभाव, की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब इनके मॉडल द्वारा जो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होते हैं उनकी चुंबकीय प्रभाव या जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो समझ में आ गया होगा कि जीमेन प्रभाव की इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए, जिसके वजह से इनका जो मॉडल था वह क्या हो गया, असफल हो गया। तो अब हम लोग समझेंगे जीमेन प्रभाव क्या होता है, जीमान प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे कि क्या उन्होंने नहीं बता पाए कि जिसके वजह से वह असफल हो गए। तो जीमेन प्रभाव का परिभाषा बहुत ही आसान है। विकिरण उत्सर्जित करता हुआ स्रोत वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जो विकिरण होता है, जो उत्सर्जित करता हुआ जो स्रोत होता है, वह वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो प्रत्येक स्पेक्ट्रम रेखाएं बहुत सी रेखाओं में बट जाती हैं। इस प्रभाव को जीमेन प्रभाव कहा जाता है। कितना आसान है। जो विकिरण उत्सर्जित करता हुआ जो स्रोत होता है वह वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो प्रत्येक स्पेक्ट्रम रेखाएं बहुत से रेखाओं में बट जाती हैं। इस प्रभाव को जीमेन प्रभाव कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी जीमेन प्रभाव की परिभाषा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, विशेष में इसको याद रखिएगा क्योंकि यह कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी माना जाता है। स्पेक्ट्रम में रेखाओं की अधिकतम संख्या, स्पेक्ट्रम में जो अधिकतम रेखाओं की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो n कोष्टक में n-1/2 होता है। तो n का नाम क्या है, उच्च संख्या है। n का नाम क्या है, उच्च संख्या। इसमें है कि जो उच्च संख्या मतलब जैसे मान लीजिए 5 क्लास से पहली क्लास में आते हैं तो उच्च क्लास क्या हुआ, 5 हुआ। 6 क्लास से अगर पहली क्लास में आते हैं तो उच्च क्लास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n का मान है उच्च क्लास है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको अच्छे से इस न्यूमेरिकल क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली कक्षा में कूदता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वह चौथी कक्षा से किस कक्षा में कूदा है, पहली कक्षा में कूदता है। तो इसके स्पेक्ट्रम में कुल रेखाओं की संख्या क्या होगी, मतलब इसमें कुल रेखाओं की संख्या क्या बनती हैं। तो रेखाओं की संख्या, अधिकतम रेखाओं की संख्या का सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद रख लिए, n कोष्टक में n-1 बटा क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे अधिकतम संख्या क्या है, किस क्लास से किस क्लास में कूदता है, चौथी क्लास। तो यहाँ पे चौथी क्लास से पहली क्लास में कूदता है। तो यहाँ पर अधिकतम क्या है, चौथी है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे हल और n बराबर लिखेंगे 4। मतलब जो अधिकतम रहेगा इसी का प्रयोग करते हैं, न्यूनतम संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो n बराबर 4 हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे स्पेक्ट्रम में रेखाओं की अधिकतम संख्या, सूत्र क्या होता है, तो n कोष्टक में n-1/2। अब n का मान क्या रखेंगे, तो n का मान जो है 4 रख लेंगे, 4 हो जाएगा क्योंकि अधिकतम 4 है। 4 मतलब n के जगह पे 4 रखेंगे तो 4-1/2। अब यहाँ 4 नोट कर लेंगे, 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसमें जो स्पेक्ट्रम के अधिकतम संख्या क्या होगा, रेखाओं की संख्या कितना हुआ, तो इसमें स्पेक्ट्रम के अधिकतम रेखाओं की संख्या जो है 6 होगा। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे स्पेक्ट्रम के रेखाओं के अधिकतम संख्या की गणना किया जाता है। और यह जो है कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है आगे चल के, जैसे पॉलिटेक्निक है, एसएससी है, तो आगे चल के जब भी परीक्षा देंगे तो ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो जब फार्मूला नहीं याद रहता है तो आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी फार्मूला को पहले याद रखिए, उसका फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि घंटी दबाएंगे तभी आपके पास यह मैसेज जाएगा। तो इसलिए घंटी को दबा लीजिए और
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।